दोस्तों, भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। और कहा जाता है कि हम सभी भारतीयों के शरीर में खून नहीं बल्कि क्रिकेट का रंग बहता है। और भारत की राजधानी मुंबई, जिसमें की जो कि आर्थिक राजधानी है, लेकिन इसे भारतीय क्रिकेट का गढ़ कहा जाता है। और मुंबई के अनेक मैदानों पर लाखों बच्चे एक ही सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें अपनी चमक दिखा देते हैं, दमक दिखा देते हैं। लेकिन इस चमक और दमक को दिखाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, जोश भरना होता है, जुनून लाना होता है, बल भरना होता है। और उन्हीं बल के आधार पर जब आपका पसीना जमीन पर गिरे तो मोती बन जाता है। और इन्हीं मोतियों के खजाने में से मुंबई के हम एक ऐसे अनमोल सितारे को आज आपके सामने पोस्ट नाइट के माध्यम से ला रहे हैं, जिन्होंने अपने द्वारा मेहनत से, सादगी से, जुनून से, जोश से एक ऐसा इतिहास लिखा है। भारतीय क्रिकेट के भूतपूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट में यदि उनकी बात कहें तो उन्होंने एक इतिहास लिखा है। और इस इतिहास को पढ़कर आने वाले भारतीय क्रिकेट के नौजवान बच्चे अपना स्वतः का इतिहास लिखेंगे। तो एक पीढ़ी के लिए उन्होंने इतिहास लिख दिया है। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स नाइट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा भारतीय टीम के भूतपूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर जी से। नमस्कार वसीम जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं राजेश आप? बस बस मैं ठीक हूँ वसीम भाई, आप कैसे हैं इस कोरोना काल के संकट में? कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है, मैनेज कर रहे हैं। अ, जी ये लॉकडाउन तो ऑब्वियसली बढ़ता चला जा रहा है। होप कि नॉर्मल से वापस से आए और हम लोग को फिर से, जी ऑब्वियसली हम लोग क्रिकेटर लोग हैं तो वापस से फील्ड पर उतरे। बट ये जी बीमारी जल्दी से जल्दी, भगवान से यही ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो और वापस से नॉर्मल रूटीन लाइफ की शुरू हो। जी 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 वसीम भाई, हम सब खेल प्रेमी हैं और खेल प्रेमी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वे मैदान पर उतरे, मैदान से जुड़े। समय आपका काफी कीमती है। हम स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से आपके तमाम चाहने वालों के सामने जो उनके सवाल होंगे, लेकिन हम आपकी पूरी कहानी आपकी ही जुबानी सुनेंगे आज, जो समय हमारे पास मिला है आपके माध्यम से। तो वसीम जी, सबसे पहले हम आपके बचपन और आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जी, बचपन तो मेरा बांद्रा में गुजरा। चार भाई थे जी हम लोग, मम्मी डैडी थे। तो जी बहुत डैडी हमारे अकेले कमाने वाले थे, तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत हुई थी। डैडी जैसे मैंने कहा बीएसटी में काम करते थे। तो बड़ा जी मुश्किल वक्त था शुरू में, बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, अंडर 16, अंडर 19, मेरे भाइयों का, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा शुरू से। और जी जी उनका बढ़ावा होने की वजह से ही, मतलब उनके बढ़ा हुए, उनके सेक्रीफाइस की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया। अगर उनका सहारा नहीं होता शुरू में तो आज लोग ये नहीं जानते वसीम जाफर जो आप लोग आज जानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वसीम जी, आपकी शुरुआती पढ़ाई और पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, पहले मैं बांद्रा उर्दू हाई स्कूल में पढ़ता था, जो कि हमारे घर के पास ही थी, इतना दूर नहीं था। बट जब जी मैंने क्रिकेट सीरियसली खेलने की वो की कि भैया मुझे क्रिकेट खेलना है, तो जाहिर है मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की ज़रूरत थी। बेहतर जी स्कूल जो हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड खेलता है, जो मैं भी सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचता है, ताकि मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। जी तो उस वजह से मैंने अंजुमन इस्लाम में, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम में था, तो मैंने अंजुमन इस्लाम, जो कि उस वक्त स्कूल क्रिकेट में जिसका बड़ा नाम था, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। तो मेरी जर्नी बढ़ गई, क्योंकि मैं बांद्रा में रहता था, वो स्कूल था वीटी में, चर्च गेट में वो स्कूल था। तो जर्नी मेरी बढ़ गई, मेरा जी पूरा पूरा दिन उधर जाने लग गया, प्रैक्टिस वहीं पे होने लग गई। तो मैं सुबह में 6, 6:15 बजे घर छोड़ता था और 7, 8 बजे तक शाम में वापस आता था। तो पूरा दिन प्रैक्टिस, पूरा दिन मतलब स्कूल के अंदर गुजरता था। बट वो मुझे लगता है कि वो जो इनिशियल ईयर्स थे, वही उसी ने एक, मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बेस दिया।
जिसकी वजह से ऑब्वियसली जी जी मेरी स्कूल की क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। मुंबई अंडर 16 की जी जर्नी शुरू हुई और वहां से स्टेप बाय स्टेप मतलब मैं आगे बढ़ते चला गया। जी जी। वसीम जी, जिस तरह से आपका पूरा जीवन है हमने देखा है, आप बड़े ही शांत स्वभाव के लगते हैं। चाहे वो मैदान के ऊपर हो या मैदान के बाहर हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो शांत स्वभाव के बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ाई में अव्वल होते हैं। तो पढ़ाई और खेलकूद इसके बीच में आप किस प्रकार से बैलेंस रखते हैं? नहीं, आई थिंक मैं 6 7 स्टैंडर्ड तक बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, अच्छे रैंक जी से पास होता था। बट 7 स्टैंडर्ड के बाद में जब मेरा ज्यादा वक्त क्रिकेट में लगने लग गया तो थोड़ी जी पढ़ाई मेरी बैक सीट लेने लग गई। उसके बाद में मतलब जब एग्जाम्स आते थे बोर्ड के, मतलब मार्च अप्रैल में, तो उसी के मतलब 1 2 महीना पहले मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता था। सेम वैसे ही टेंथ तक भी वैसे ही रहा कि टेंथ का भी जब बोर्ड का एग्जाम था मैंने सिर्फ एक आध महीना उसके पहले, क्योंकि इतने अंडर 16 या अंडर 19 के मैचेस चलते रहते थे, आपको टाइम नहीं मिलता था स्कूल जाने का जी जी या रेगुलर जी आपको क्लास अटेंड करने का। अ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो इनिशियल ईयर्स में मेरा टाइम फील्ड पे ज्यादा गुजरने लग गया। स्कूल थोड़ी बैक सीट लेने लग गई 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद में। बट जी एकेडमिकली मैं इतना बुरा नहीं था पढ़ाई लिखाई के अंदर। तो उसके बाद में मैंने टेंथ पास करने के बाद में मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से जूनियर क्रिकेट खेला। तो जी अगेन वहां पे भी ऐसे ही था कि जब क्रिकेट का सीजन नहीं होता था, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, जब बारिश होती थी तो जाके कॉलेज अटेंड करते थे, लेक्चर अटेंड करते थे। उसके बाद जैसे ही सीजन जी शुरू हो जाता था तो बिजी हो जाते थे। बट जी उसके बाद में मेरे ख्याल से ट्वेल्थ पास करने के बाद में मुझे इंडियन ऑयल में नौकरी लग गई। तो जब जी अ, आपको जॉब लग जाती है तो आप जूनियर कॉलेज और ये सब आप नहीं खेल पाते। वो रिस्ट्रिक्शन होती है आपके खेलने पे, तो उसके बाद में टाइम शील्ड वगैरह में मतलब मेरी डायरेक्शन थोड़ी बिल्कुल ही चेंज हो गई। कॉलेज क्रिकेट से बाहर हो गया मैं, ए डिवीजन क्रिकेट में आ गया। तो ऐसे स्लोली एंड स्लोली स्टेडीली मेरी जर्नी शुरू हुई। जी जी। आपने बहुत मेहनत करते हुए स्कूली क्रिकेट से लेकर आगे की क्रिकेट में आपने प्रवेश किया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रणजी क्रिकेट में जब आपका प्रवेश हुआ, तब उस समय किस तरह का माहौल घर पे था? आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था और कैसा लग रहा था? नहीं, बहुत अच्छा था। आई मीन उस वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई की रणजी टीम में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट जी रणजी जी तो जी बहुत दूर की बात है, जब आप सिर्फ प्रोबेबल 30 प्रोबेबल्स में आप आते थे वो एक तरह से अचीवमेंट होता था, क्योंकि इतने दिग्गज खिलाड़ी थे उस वक्त मुंबई टीम में। तो जो 11 या 15 जी जो खेलते थे वो तो अच्छे होते ही थे, बट जो 15 जो बाहर होते थे वो भी ऐसे थे कि मतलब जो रेडी थे खेलने के लिए। तो उस वक्त में मतलब जी सिर्फ 30 के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऑब्वियसली खुशी का माहौल था, क्योंकि आप मेहनत ही उसी लिए कर रहे हो कि आप रणजी ट्रॉफी खेलो या फिर उसके ऊपर आगे बढ़ो। तो मुझे याद है कि बहुत खुशी का माहौल था। मेरे ख्याल से जून या जुलाई के आसपास वो प्रोबेबल्स की लिस्ट आती थी, तो बहुत एक्साइटेड होते थे। कि सचिन तेंदुलकर कैप्टन अनाउंस होता है, संजय मांजरेकर, इतने दिग्गज खिलाड़ी होते थे। जी और 96 97 सीजन में खेलने का मौका भी मिला, शुरुआत हुई वहां से इतने महान खिलाड़ियों के साथ में। जो क्लब क्रिकेट आईपीएल में जो खेलता था नेशनल क्रिकेट क्लब से, वो अगेन एक एक स्टेप था मेरा, डायरेक्शन जो मुझे चाहिए थी ए डिवीजन के अंदर जो आप क्लब क्रिकेट खेलते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इंडियन ऑयल में जॉब मिला तो मुझे टाइम शील्ड और ये बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला। तो उसी तरह मुझे सुधीर नायक सर ने, जो नेशनल क्रिकेट क्लब के कोच थे, पुराने खिलाड़ी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप नेशनल क्रिकेट क्लब में आइए और खेलिए। तो वो मुझे लगता है वो एक मेरा डिसीजन वाज वेरी वाइटल। तो क्योंकि वो नेशनल क्रिकेट क्लब बड़ा ही फेमस क्लब है, बहुत महान खिलाड़ी वहां से भी खेलते हैं, नीलेश कुलकर्णी, जी जहीर खान था वहीं से, राजेश सुतार, सुनील मोरे, राजेश पवार, तो बड़े 5 6 करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेलते थे। तो वहां जाके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला। और अगेन वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मतलब टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल तक खेलने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली उसमें ज्यादा मैचेस खेलने मिलते हैं। तो आई थिंक ये जो एक तो टाइम शील्ड खेलने का मौका मिलना और क्लब क्रिकेट अच्छे क्लब से खेलने का मौका मिलना, आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी जी जी। जी वसीम जी, आपने जिस प्रकार से तमाम क्रिकेट खेली है, अभी आपने बात की, एक समय ऐसा था जब पूरी भारतीय टीम में मुंबई की 7 8 खिलाड़ी हुआ करते थे। जब
पहले ये जिस प्रकार से क्रिकेट चलती थी, धीरे धीरे बदलाव होते गए, क्रिकेट और तेज होती गई और हार्ड होती गई। आपने इंडियन ऑयल के लिए भी काफी मैचेस खेले हैं। तो इन सबको एक साथ बांधे रखना, क्योंकि पेट्रोलियम के भी काफी मैचेस वगैरह होते हैं। आज मतलब अब तक आप पेट्रोलियम के लिए भी खेलते हैं, तो किस प्रकार से उस समय मैनेज करते थे इंडियन ऑयल टीम के लिए, रणजी टीम के लिए और अदर खेल के लिए? नहीं, एज इन when जो जो मैचेस आते थे ऑब्वियसली आपको जब, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट प्रायोरिटी लेता है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी प्रायोरिटी लेता है। तो आपके कैलेंडर में जिस वक्त जो मैच होते हैं तो आपको वो कमिटमेंट पूरा करना होता है ऑब्वियसली। जब रणजी ट्रॉफी नहीं जी होते हैं तो क्लब क्रिकेट होता है। जब क्लब क्रिकेट का नहीं होता है तो कंपनी क्रिकेट के मैचेस होते हैं। तो एज इन when जो आपकी प्रायोरिटी है और जो मैचेस आपके सामने है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस एज में आप जितने मैचेस खेलते हो आपको उतना फायदा देता है, उतना एक्सपीरियंस देता है। तो लकीली मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे पास इतने सारे मैचेस खेलने का मौका था, कि क्लब क्रिकेट हो गया या कंपनी क्रिकेट हो गया, और रणजी ट्रॉफी तो होता ही है ऑब्वियसली। तो आई वाज लकी कि ये दोनों अच्छी जगह पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और जैसे मैंने कहा कि इंडियन ऑयल जो आपको इतना जॉब की सिक्योरिटी देता है, इतनी अपॉर्चुनिटी आपको देता है, तो जब आपके पास टाइम हो, आपके पास कमिटमेंट नहीं है कोई और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो यू नीड टू गो आउट एंड डू योर सर्विस फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि वो आपको इतना लुक आफ्टर करते हैं राइट थ्रू आउट द ईयर। और कई सालों से, मैं तो ऑलमोस्ट 96 97 से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे जॉब दिया और मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला। महान महान खिलाड़ी ऑब्वियसली फिर जुड़ते चले गए, जहीर खान, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। अभी भी जो नए लड़के हैं, पृथ्वी शॉ, आवेश खान, खलील अहमद, तो बहुत स्ट्रांग हमारी टीम है। अनफॉर्चुनेटली उनके कैलेंडर टाइट होने की वजह से वो इतने मैचेस खेल नहीं पाते, बट एटलीस्ट इंडियन ऑयल इतना जॉब सिक्योरिटी आपको देती है, आपको इतनी फैसिलिटीज देती है। तो जब आपके पास टाइम होता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनकी भी मतलब जो मैचेस होते हैं उसको पूरा कमिटमेंट दें। जी जी बिल्कुल। वसीम जी, आपने घरेलू क्रिकेट की बात की, अब आपके अंतर्राष्ट्रीय जीवन के प्रवेश के बारे में बात करेंगे। 2000 का वह साल जब आप घरेलू प्रतियोगिता में अच्छा कर रहे थे, उसके बाद जब आपको पहला मौका मिला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने का, थोड़ा सा वह आपके लिए दर्द देने वाला जरूर था, लेकिन क्या प्रेशर मैच के पहले और मैच के बाद हुआ करता था? प्रेशर तो होता था। आई थिंक मुझे याद है वो टेस्ट मैच डेब्यू के मेरे पहले एक बोर्ड प्रेसिडेंट का मैच था उसी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ में। तो वो मैच में चार पांच मेरे ख्याल से इंडियन प्लेयर्स भी खेल रहे थे। अजहरुद्दीन खेल रहे थे, अजय जडेजा खेल रहे थे, नयन मोंगिया खेल रहे थे, मैं था, कैफ खेल रहे थे। तो एक तरह से मतलब एक देखने का मौका मिल गया उनके बॉलर्स को। साउथ अफ्रीका बिंग साउथ अफ्रीका, वो तो हमेशा स्ट्रांग ही टीम होती है। और जी जी जी। वो एक वन ऑफ द टीम्स है जो इंडिया में आके इंडिया को सीरीज हरा चुकी है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट का जो जंप होता है और जो गैप होता है जी वो मुझे थोड़ा समझ में आया। इवन तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इतना बुरा नहीं खेला था, तो इवेंचुअली सभी लोगों ने इतने रन नहीं बनाए थे। बट एक मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था कि मुझे क्या और इम्प्रूव करना है टेक्निकल साइड में, मेंटल साइड में। तो वो मुझे थोड़ा पता चला। उसके बाद में ड्रॉप भी हो गया। फिर वापस से वही फर्स्ट क्लास में वापस आना और रन बनाना, वो ग्राइंड मेरा वापस से शुरू हो गया। तो एवरी टाइम जब भी मैं ड्रॉप हुआ हूँ तो यही चीज़ें मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मतलब कि अपने आप को और बेटर बनाऊँ नेक्स्ट टाइम में, ताकि मतलब जी अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं और तैयार होके वापस जाऊँ। जी जी बिल्कुल। वसीम जी, आपको फिर एक बार मौका मिला भारतीय टीम में प्रवेश करने का, वही जर्सी, यदि हम कहें भारतीय टीम की, वेस्ट इंडीज का दौरा जिस प्रकार से 2002 का रहा आपका टीम के साथ, उसकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टूर था। आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1-1 की थी वो सीरीज। लास्ट टेस्ट जी मैच शायद हम लोग हार गए थे। पोर्ट ऑफ स्पेन में हम लोग वो एक टेस्ट मैच जीते थे। लारा, हुपर और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ जी जी खेलने जी। का मौका मिला। शिव नारायण चंद्र पॉल, हमारी टीम में भी बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स थे। तो अगेन वो भी एक तरह से एक्सपीरियंस था। जॉन राइट हमारे कोच थे। मुझे दो लास्ट के दो जो टेस्ट मैच थे शायद उसमें खेलने का मौका मिला था। तो एंटीगा में शायद मैंने 86 बनाया था, बारबाडोस में शायद मैंने 86। 50 60 बनाई थी।
तो तो एक हाँ। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना सकता हूँ। वो अटैक के जी जी। सामने जो 140 प्लस डालते हैं, तो एक थोड़ा सा मुझे वो फीलिंग आई कि हाँ, यहाँ पे मतलब ये लेवल पे भी मैं रन बना सकता हूँ। अ, तो वो सीरीज मोर और लेस ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत रन बनाए थे या एकदम ही मैं फ्लॉप हो गया था, बट ऐसा लगा मुझे कि आई एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट और मैं सरवाइव कर सकता हूँ यहाँ पे। जी जी। वेस्ट इंडीज में जाकर खेलना उतना आसान होता नहीं, जिस तरह की वहाँ की पिचेस है, वहाँ का मौसम है, वहाँ की क्रिकेट है। और वेस्ट इंडीज को तो पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से उनकी क्रिकेट रही है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका जो इंग्लैंड दौरा था, क्योंकि इंग्लैंड जहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई और जहाँ पर जाकर आपने काउंटी मैचेस भी बहुत सारे खेले। काउंटी के बारे में और बातें करेंगे जरूर, लेकिन भारतीय टीम का वो दौरा जो आपका इंग्लैंड का रहा। जी, अगेन मैं अच्छा एक्सपीरियंस था। लॉर्ड्स पे खेलने का मौका मिला, वहाँ पे लॉर्ड्स में जी। शायद मैंने 50 या 60 रन भी अर्धशतक बनाए थे बनाया वहाँ था। पर। जी, तो जी। 2 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था। लॉर्ड्स में शायद मैंने 50 बनाई थी, फिर ट्रेंट ब्रिज में मैं जल्दी आउट हो गया था। ट्रेंट ब्रिज में हम लोगों ने ड्रॉ किया था टेस्ट मैच, लॉर्ड्स में शायद हम लोग हार गए थे। तो फिर वापस से मैं ड्रॉप हो गया वो टेस्ट के बाद में। संजय बांगर को खेलने का मौका मिला, इंडियन टीम ने हेडिंगले में टेस्ट मैच जीता। अ, फिर वो टूर के बाद में अगेन मैं ड्रॉप हो गया था इंडियन टीम से। फिर अगेन बट ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जब जब आपको मौका मिलता है, इवन दो यू यू फेल एंड यू कम बैक, यू स्टिल, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्राइड आपको होती है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने देश को रिप्रेजेंट जी कर रहे हो, आप पूरी कोशिश करते हो कि आप अच्छा करो। लेकिन somehow कुछ चीज़ें नहीं होती है जैसा आप चाहते हो, क्लिक नहीं होती है। बट एवरी टाइम एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। कि जब जी। भी मैं ड्रॉप हुआ हूँ या मुझे सीनियर्स के थ्रू पता चला या कोचेस के थ्रू पता चला कि भैया मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए या वो इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसकी उसकी मैंने एक चीज़, भगवान की मुझे देन है कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को और बेटर बनाता रहूँ। इवन दो फेलियर्स और ये सक्सेस तो आते रहते हैं लाइफ में, बट मैं हमेशा कोशिश करता जी हूँ कि भैया कि जो फेलियर्स आए हैं उसको मैं राइट वे में लूँ और ट्राई करूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब खेलूँ तो बेटर प्लेयर बनूँ, बेटर बैट्समैन बनूँ, बेटर क्रिकेटर बनूँ इन जनरल। तो ये हमेशा मेरी कोशिश रही और ये कोशिश मेरी, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट तक ही मेरी चलती रही। बट इन जनरल भी मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सक्सेस और फेलियर्स तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आदमी के चलते लाइफ। रहते हैं। बट आदमी को जी कोशिश करना चाहिए कि वो गलतियों से सीखे और बेटर बनता रहे। जी। जी जी। कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। आपके बहुत सारे चाहने वाले जुड़ रहे हैं यहाँ पर। एक अभिराम जी हैं जो कि आपको हेलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें थोड़ा सा हेलो कर दीजिए, काफी देर से जुड़ रहे हुए आपके साथ। जी, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। और बहुत सारे चाहने वाले आपको लगातार हेलो हाय कर रहे हैं और आपके चाहने वाले हैं ये आपको बतला रहे हैं। वसीम जी, बातें कर रहे थे हम भारतीय क्रिकेट की। तो आपका पहला शतक भारतीय टीम के लिए, आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंग्लैंड के विरुद्ध था उसके बारे में कुछ बताएं। जी, आई थिंक 2005 में आई थिंक मैं बहुत अच्छे फॉर्म में था। मेरे ख्याल से पहला जी कोई दिलीप ट्रॉफी था, वहां पे मैंने 100 बनाया था साउथ जोन के सामने, और सेकेंड इनिंग में भी रन बनाए थे मैंने। और किरण मोरे सर सिलेक्टर थे, आई थिंक वो मैच देख रहे थे, वो बड़ौदा में हो रहा था मैच। आई थिंक ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वो टूर्नामेंट इन जनरल बहुत अच्छा खेले थे हम लोगों ने। वेस्ट जोन ने वो टूर्नामेंट भी जीता था, जहीर हमारे कैप्टन थे। तो आई थिंक उसके बाद मुझे मौका मिला वापस से इंडियन टीम में आने का। हम लोग पाकिस्तान गए थे, बट पाकिस्तान में एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला मुझे, मैं बाहर ही था। मौका नहीं मिला। उसके बाद, हाँ, उसके बाद में इंग्लैंड के साथ में सीरीज थी। इंग्लैंड ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम एशेज भी जीत कर आ रही थी, तो बहुत बड़ी सीरीज थी। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं मुझे वापस से कमबैक का मौका मिला है, तो मुझे वापस से एक और कमबैक में एक अलग सा प्रेशर हमेशा लगा रहता है कि आपको आके वापस प्रूव करना है, वापस आके मतलब ये करना है। तो लकीली फर्स्ट इनिंग में मैंने 80 रन बनाए थे वो टेस्ट मैच में नागपुर में। तो जी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मुझे मिल गया कि हाँ, थोड़े रन बनाने के बाद में ऑब्वियसली यू फील के थोड़ी तो जगह बनी है अपनी। और सेकंड इनिंग में आई थिंक उन जी। लोगों ने हमको पूरा दिन बैटिंग करने के लिए दिया था, 350 या 400 रन का टारगेट था।
जो कि बनाना बहुत मुश्किल था, और जिस तरह की पिच थी और कंडीशंस थी, बट हमको ड्रॉ करने के लिए अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक सेकेंड इनिंग में मैंने 100 बनाया था। तो बहुत बहुत खुशी हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और खासकर इंग्लैंड का उस वक्त का जो बॉलिंग अटैक था, हामिसन, फ्लिंटॉफ, फोगाट, मॉन्टी थे। तो जब ऐसा अटैक के सामने आप रन बनाते हो तो ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट कि जैसे मैंने पहले बोला था कि जब मैंने वेस्ट इंडीज में रन बनाया तो ऐसे लगा कि हाँ, मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। बट इवेंचुअली आप इतने जी बड़े अटैक के सामने रन बनाते हो तो यू फील कि हाँ, कि यू हैव सम पोटेंशियल इन यू, और आप आगे बढ़ सकते हो। तो इट वाज अ वेरी मेमोरेबल टेस्ट मैच, मेमोरेबल टेस्ट सीरीज। जी जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपकी बल्लेबाजी है, सभी जानते हैं कि आप टेस्ट में एक सधे हुए बल्लेबाज हैं, जमे हुए बल्लेबाज हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 शतक लगाए हैं, और इन शतकों में 2 शतक ऐसे हैं जो कि डबल हुए हैं। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध एक शतक, और पाकिस्तान के विरुद्ध आपके बनाए गए 202 रन। तो उनके उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत शतक थे। नहीं, अच्छी अच्छी याद है। इवेंचुअली मेरे पास फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 ही शतक है, तो 2 डबल 100 फॉर्चुनेटली मुझे बनाने का मौका मिला। पाकिस्तान के सामने, जो पाकिस्तान तो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी ऑलवेज बहुत बड़ी रही है। कैलकाटा के ग्राउंड पे ईडन गार्डन्स में वो डबल 100 बनाए तो बहुत स्पेशल है। वेस्ट इंडीज में मैंने वापस से 100 बनाया था वो सीरीज के बाद में। तो ये सारी चीजें तो हमेशा मतलब मुझे अच्छी रहेगी, यादें मेरी हमेशा रहेगी कि डबल 100 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाना, और दोनों बड़ी अच्छी टीमों के सामने बने थे। तो यू ऑलवेज फील गुड रिमेम्बरिंग दैट। जी वसीम जी, मैं आपसे एक सवाल अब ये करना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट के जानकार हैं, वे जानते हैं कि असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट में ही एक खिलाड़ी का टेस्ट होता है। और आपने जिस प्रकार से घंटों समय बिताया है मैदान के ऊपर परिश्रम करते हुए, यदि मैं कहूं आपकी बल्लेबाजी जिस प्रकार से, यदि हम कहें साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला की बल्लेबाजी क्रिकेट के बिल्कुल पूरक है, आपकी बल्लेबाजी बिल्कुल उनके समतुल्य है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि भाग्य ने आपका उतना साथ नहीं दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जितना कि मुझे ऐसा लगता है देना चाहिए था एक ऐसे क्रिकेटर को जो कि विश्व पटल पर कम से कम 100 टेस्ट मैच खेल सकता था। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ राजेश। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सबको उतना ही देता है जो जितना हजम कर सकता है। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। समां मैं अपने आप से यही कहता हूँ कि शायद भगवान ने ऑब्वियसली आपको बनाया है, तो वो ज्यादा जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो मैं जी उस चीज पे कन्विंस हूँ कि मुझे उसने जो भी दिया है वो जानता है कि मतलब अगर मुझे ज़्यादा मिलता तो मैं भी शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। तो आई मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है, जो भी मतलब फॉर वट एवर रीज़न, चाहे आप बोलिए कि मुझे चांसेस नहीं मिले, या किसी ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट टू से। मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी प्लेज इट्स पार्ट। डेस्टिनी बहुत तकदीर का बहुत रोल होता है। आप मेहनत, हर आदमी मेहनत करता है, बट किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान को पता है कि किसको कितना देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। वसीम जी, ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। घरेलू क्रिकेट की यदि हम बात कहें, तो आपके नाम पर कई कीर्तिमान हैं। रणजी ट्रॉफी की यदि हम बात कहें, जो कि भारत का सबसे मुख्य घरेलू प्रतियोगिता है, इसमें आपके 12,038 रन हैं, 40 शतक आपके नाम पर हैं, सबसे ज्यादा आपने मैचेस खेले हैं। और यदि इन प्रतियोगिताओं की बात करें, मुंबई के लिए जिस तरह से आपने कप्तानी की है, 2008-2009 का जो सत्र था वो काफी अच्छा था। एक ट्रिपल सेंचुरी थी आपकी सेमी में, एक सेंचुरी थी क्वार्टर हम्म। फाइनल में, फाइनल में अच्छी पारी। तो उन यादों को थोड़ा सा। हाँ, यादें तो बहुत अच्छी है टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई के लिए इतना खेलने का मौका मिला। जी इतने महान महान खिलाड़ियों को नजदीक से देखने का मौका मिला। सचिन तेंदुलकर हो गए, संजय मांजरेकर हो गए, विनोद कामली हो गए, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जो पहला मेरा बैच है जिनके साथ मैं खेला, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। 8 रणजी ट्रॉफी जीतने का मौका मिला मुंबई के साथ में, दो एज मुंबई। अ कैप्टन। भी मैंने जीते। तो उनकी आई थिंक उनके साथ रह के और उनके साथ खेल के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और इतनी सारी हिस्ट्री जो मुंबई के साथ जुड़ी हुई है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कि जब एक यंगस्टर आता है और रणजी ट्रॉफी खेलता है तो बाय द टाइम वो जिस जर्नी से आता है वो तैयार होता है बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और मुंबई का जो क्रिकेटर होता है उसका एम सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलना नहीं होता है, उसको बहुत आगे जाना होता है। उसकी उसकी नज़रें इंडियन टीम पे होती है और जी प्रोबेबली ग्रेट्स ऑफ द गेम बनने की होती है। तो एक रणजी ट्रॉफी ही उसका स्टॉप नहीं होता। तो बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं कि इन लोगों के साथ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इतना लंबा अरसा खेलने का मौका मिला क्योंकि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट इतना नहीं खेला। अगर शायद इंटरनेशनल ज़्यादा खेलता तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाता था, बट वहाँ पे इतना मैं नहीं खेल पाया, इसीलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेलने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि गेम के प्रति मुझे ऐसा लगता है मेरा प्यार बहुत था। मैं जब तक खेल सकता था मैंने कोशिश की खेलने की। कभी भी ऐसा नहीं था कि मतलब कि अगर मैं इंडियन टीम में नहीं खेल रहा हूँ तो मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया या बहुत अ, अपने आप से दुखी था या गेम गेम के प्रति दुखी था। मुझे ऐसा कभी नहीं था कि जहाँ पर भी मुझे खेलने का मौका मिले एज लॉन्ग एज मैं फिट हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो मुझे यही था कि मतलब एक ही चीज़ मैं जानता था। कोई और चीज़ तो मैं जानता नहीं था कि क्रिकेट ही खेलना, बैटिंग ही करना, रन बनाना, यही चीज़ जानता था मैं बचपन से। तो जब तक फिट हूँ, खेल सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो उसका प्यार हमेशा ही बना रहा। सिंस लास्ट ईयर जब मैंने रिटायरमेंट किया तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि मतलब कि इंडियन टीम में नहीं खेल रहा हूँ तो छोड़ देना चाहिए या कुछ करना चाहिए। बट अलोंग द वे जितने यंगस्टर्स आए उनको हेल्प करने की कोशिश की, उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की और आगे भी करते ही रहेंगे ऑब्वियसली। बट फॉर्चुनेटली जो जर्नी रही है वो बड़ी अच्छी रही है, इवन दो फर्स्ट क्लास ही क्रिकेट में। बट लोगों का प्यार, लोगों की इज्जत बहुत मिली है। जी जी जी। वसीम जी, आपने मुंबई के लिए रणजी मैचेस काफी खेले हैं। थोड़ा सा विदर्भ की तरफ रुख करते हैं। जब आप विदर्भ की टीम में आपने प्रवेश किया, माहौल काफी अच्छा था। विदर्भ टीम एक अलग ऊर्जा के साथ उभर कर घरेलू क्रिकेट में आई। तो क्या कुछ हम्म। विदर्भ क्रिकेट में बदलाव हुए, किस तरह से आपका रोल रहा, उसके बारे में थोड़ा सा नहीं, आई थिंक विदर्भा के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जो एकेडमी उन्होंने सेटअप की और शुरू में जो उनके जो इन हाउस कोचेस थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी कोचेस बुलाए थे, बाहर से भी कोचेस आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मेंटालिटी अच्छी थी। वो चाहते थे कि विदर्भ का क्रिकेट इंप्रूव हो, विदर्भ के प्लेयर्स को उसका फायदा पहुंचे। तो पहला तो क्रेडिट उनको जाता है। आई थिंक उसके बाद में मेरे ख्याल से चंद्रकांत पंडित का बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक उनके आने जी के जी बाद में चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई। हमने दो रणजी जी ट्रॉफी जीती, दो ईरानी ट्रॉफी जीती। तो आई थिंक उन्होंने आके थोड़ी सी मेंटालिटी मुझे लगता है कि प्लेयर्स की चेंज की। अ, जिस तरह से हम लोगों ने उनके आने के बाद में जीतना शुरू किया तो एक तरह से जो मैचेस जीतने का जो एक्सपीरियंस होता है या फिर एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो जी सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि प्लेयर्स में पड़ गया सबके अंदर। एज अ टीम हम सभी लोग खेलने लग गए। उससे पहले जी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो चीज़ में लैक करते थे विदर्भा वाले, हालांकि टैलेंटेड प्लेयर थे और टैलेंटेड हैं अभी भी बहुत। लेकिन वो एक एज अ टीम खेलना और बड़ी टीमों को हराने के लिए जो कभी कभी ऐसे पैसेजेस आ जाते हैं मैच में कि जो बहुत क्रंच मोमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको जी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एज अ टीम आपने खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है वो चंद्रकांत पंडित के आने से थोड़ा सा वो चेंज हो गया पैटर्न। और हम वहाँ पे फिर हम जी लोगों जी ने बड़ी बड़ी टीमों को हराना शुरू किया, ट्रॉफीज जीतना शुरू की। और होपफुली जो हमने लेगेसी छोड़ी है वो लेगेसी कंटिन्यू रहे कई सालों तक। जी जी जी। अ, अभी आपने ईरानी ट्रॉफी की भी बात की, और 2017-18 की ईरानी ट्रॉफी जो आपने जीती उसमें आप मैन ऑफ द मैच रहे। काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 286 रन बनाए, और जिस प्रकार से आपका खेल रहा, विदर्भ ने एक नया इतिहास रचा उस समय आपके और चंदन पंडित जी के मार्गदर्शन से, सपोर्ट से। उन्होंने काफी अच्छा किया। तो घरेलू क्रिकेट का सफर आपका काफी अच्छा रहा, आपने एक नया इतिहास बनाया है। अब हम थोड़ा सा आपसे इंग्लैंड की क्रिकेट के बारे में जानना चाहेंगे। आपने वहां पर जाकर काउंटी मैचेस काफी खेले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक जब शुरू शुरू में मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था 96 97, तो पहले के जितने क्रिकेटर्स थे तो उस वक्त तो आईपीएल नहीं था। और मार्च जी अप्रैल के बाद में कोई ऐसी क्रिकेट होती नहीं थी। उसके बाद सीधा क्रिकेट शुरू होती थी सितंबर में या मे बी अगस्त में। लोग या तो बुच्ची बाबू खेलने जाते थे या तो कोई एक आधा दूसरा टूर्नामेंट होता था, बट इवेंचुअली टाइम बहुत मिलता था।
सभी को इंग्लैंड जाके खेलने का, और एक क्रेज था। मुझे ऐसा लगता है कि ना इंग्लैंड जाके क्रिकेट खेलना, 4 महीने वहां पे रहना, अकेले रहना। तो मुंबई से बहुत सारे क्रिकेटर्स जाते थे। तो मुझे भी जी मौका मिला। आई थिंक मैं इंडिया एक टूर पे था शायद पाकिस्तान में, जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी यॉर्कशायर के किसी लीग में खेलने के लिए। तो सभी लोगों ने मुझे एडवाइस की कि मतलब कि जाना चाहिए, खेलना चाहिए। आपका गेम बहुत इम्प्रूव होगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है मे बी वो बहुत इम्प्रूव होगा। एक प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्प्रूव होगी। तो आई मैं वो अपॉर्चुनिटी पे ऑब्वियसली ग्रैब कर ली, वो अपॉर्चुनिटी, खेलने चला गया उस साल। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गेम में बहुत फर्क पड़ गया उससे। पहले मैं जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब एंटर हुआ था तो बहुत डिफेंसिव प्लेयर था। बट जी वहां पे जाने के बाद में थोड़ा मेरा गेम अटैकिंग गेम बन गया। प्लस आप 4 महीने, जैसे मैंने कहा, 4 महीने आप वहां रहते हो अकेले। आपको अपनी प्रैक्टिस, अपना खाना, अपना पीना, लॉन्ड्री, सारा कुछ आपको लुक आफ्टर जी करना होता है वहाँ। आपके पास ना पेरेंट्स होते हैं, ना आपका कोई भाई बहन होता है। तो आपको बहुत जी अपने आप को लुक आफ्टर करना होता है, फ्रेंड्स बनाने होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। किसी चीज की कमी है तो आपको कम्युनिकेट करना होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। प्लस एक कल्चर का बहुत डिफरेंस है। इंग्लैंड की जो क्लब क्रिकेट होती है या जो काउंटी क्रिकेट होती है, लोग मैच खेलने के बाद में सोशलाइज बहुत करते हैं। इंडिया में जनरली आप मैच खेलते हैं, अपने अपने घर पे चले जाते हैं। जी वहाँ पे जी वो सोशलाइजिंग का बहुत कल्चर है, तो वो चीज़ समझ में आती है कि मतलब ये चीज़ भी बहुत इम्प्रूव, ये चीज़ भी बहुत वैल्यू रखती है, मायने रखती है। आप सिर्फ मैच खेल के सीधा घर पे नहीं चले जा सकते, आप जाना होता है, आपको क्लब में बैठना होता है, मे बी एक आधा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, उनके साथ में डिस्कस करना होता है क्रिकेट। तो ये सारी चीजें एक आई ओपनर होती है। अगर आप सिर्फ मुंबई में खेल रहे हो या इंडिया ही में खेल रहे हो तो आप ये सब चीजें जाके सीखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव एक क्रिकेटर का बहुत इम्प्रूव होता है। आप अपने आप के बारे में बहुत जानने लगते हो जब आप अकेले रहते हो। तो आपको अपने गेम के बारे में, अपने पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो जी वो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आता है। प्लस आप जो क्लब के लिए खेल रहे हो, वो क्लब आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मतलब आप ही उनको मैच जिताओगे, आप ही उनको जी मतलब परफॉर्मेंस करके दोगे, क्योंकि आप पेड प्लेयर हो। वहाँ पे जो 11 के 11 तो पेड प्लेयर नहीं होते, 3-4 में भी पेड प्लेयर होते हैं, बाकी तो सब एमेचर होते हैं। तो आपकी क्लब की प्रैक्टिस कराने से लेके, वार्म अप कराने से पहले से लेके, मतलब मैच खेलना, मतलब मैच और भी रिजल्ट का सारा दारोमदार आपके ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सीखने को मिलती है वहाँ पर। आप अपना सिर्फ परफॉर्मेंस करके, जैसे आपने 50 रन बना लिए, तो आप अपनी विकेट फेंक नहीं सकते। यू हैव, आपको वहाँ पे रुकना होगा, अपनी टीम को जिताना होगा, आपको वो पोजीशन में लाना होगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत सिखाती है जब आप इंडिया से बाहर जाके खेलते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गेम में बहुत फर्क आया जब से मैं वहां जाके खेलना शुरू किया। जी 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 बिल्कुल। इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई कई यादें आपके साथ है और आपके खेल में काफी बदलाव आया। कुछ सवाल ले लेते हैं आपके चाहने वालों से। एक सवाल यहाँ पर आया है, पूछ रहे आपसे कि सर जी, सचिन तेंदुलकर के साथ किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा, उस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने उनके साथ खेला है, घरेलू क्रिकेट उनके साथ खेली है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, से पूछ रहे नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। मैं ऑब्वियसली, मेरे तो रोल मॉडल रहे, मैंने उनको बहुत बचपन से देखा है, उनको फॉलो किया है। फॉर्चुनेटली उनके साथ खेलने का मौका मिला मुंबई में इंडियन टीम में, तो बहुत मैं मानता हूँ कि फॉर्चुनेट रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन के वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, वो और ब्रायन लारा मेरे हिसाब से दो बेस्ट प्लेयर थे उस जनरेशन के। तो बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जीनियस, ऑब्वियसली जीनियस थे वो तो। इतनी एक्सपेक्टेशन, लेके हर मैच खेलना, इतना प्रेशर में हर मैच खेलना, और डे इन डे आउट परफॉर्मेंस करना ईयर आफ्टर ईयर, एक मामूली बात नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि उनके साथ मेरा इतना यू नो वो रहा कि खेलने का मौका मिला मुंबई के लिए भी और इंडिया के लिए। जी जी। एक और सवाल ले लेते हैं, आपसे पूछ रहे हैं चेतेश्वर पुजारा जी के बारे में कि आपकी क्या राय है, जिस प्रकार से वे एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं इस समय भारतीय टीम की। जी, बहुत बढ़िया प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और अपनी लिमिटेशन जानते हैं वो। उनको पता है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं अभी। अ, जी और
बहुत बड़ा रोल रहा है उनका। अभी जो रिसेंटली जो सीरीज हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जीती है, और इससे पहले भी उनके जो जी जो परफॉर्मेंस रहे, तो वो अपना रोल जानते हैं, वो अपने स्टाइल ऑफ प्ले को जानते हैं, और वो उस पर स्टिक करते हैं। आई थिंक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीम के अंदर इस तरह के एक दो प्लेयर होना बहुत जरूरी होते हैं। जैसे पहले, इससे जी पहले राहुल द्रविड़ थे हमारी टीम में, वीवीएस लक्ष्मण थे, तो उस टाइप के भी प्लेयर होने चाहिए, अटैकिंग प्लेयर भी होने चाहिए। तो आई थिंक वो मिक्स एंड मैच होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप में चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो इंडिया जी ने परफॉर्मेंस किया है, और इवेंचुअली हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सिंसियर है। अ, और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो उस चेतेश्वर पुजारा टाइप के जो प्लेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट ऑफ इट्स ब्रीड है। शायद इसके आगे हमको वैसे प्लेयर शायद देखने को नहीं मिलेंगे, तो जी जी इसके जी बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंसिवली डिफेंसिवली हाँ, जो इतने स्ट्रांग है, जो टेस्ट क्रिकेट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। आई थिंक नई जनरेशन जो जी आएगी वो बहुत अनलाइक होगी इसके। अ, होनी भी जी चाहिए, जी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप डे इन डे आउट T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेतेश्वर पुजारा डिमांड्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट ही डज फॉर इंडियन क्रिकेट। जी जी जी। एक और सवाल ले लेते हैं। इरफान जी पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन काउंटी एंड इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। आई थिंक बहुत फर्क है। कंडीशंस का फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत फर्क है। वहाँ पे अगर आप अप्रैल मई में जैसे वहाँ पे सीजन शुरू होता है, तो वहाँ पे बहुत सर्दी होती है उस वक्त में। और जी जी कंडीशन जी मुझे ऐसा लगता है वेदर वाइज बहुत चेंज होती है वहाँ पे। ड्यूक्स बॉल बहुत मैटर करता है, क्योंकि ड्यूक्स बॉल बहुत चैलेंजिंग है बैट्समैन के लिए, बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प करता है। और बहुत लंबा सीजन होता है। 5 महीने आप नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते हो। काउंटी क्रिकेट मेरे ख्याल से जी वहाँ पे 26-27 मैचेस होती है एक सीजन में। उसके बाद आप वनडेज भी खेलते हो, T20 भी खेलते हो, तो बहुत बड़ा सीजन होता है। कंपैरेटिवली हमारा सीजन उतना बड़ा नहीं होता है। इतने मैचेस हम लोग नहीं खेलते। हम लोग खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टीमें ज्यादा है, लेकिन हम मैचेस जी उतने नहीं खेलते हैं। और कंडीशन जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे अगर साउथ में आप खेल रहे हो, जैसे लंदन एरिया में आप खेल रहे हो, तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। आप अगर यॉर्कशर में आते हो नॉर्थ में, तो वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट होती है। तो वहाँ कंडीशंस बहुत चेंज होती रहती है वेदर की वजह से। वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वहाँ पर। इंडियन कंडीशंस ऑब्वियसली डिफरेंट है। हमारे यहाँ एसजी बॉल होता है, हमारे यहाँ पे स्पिनर्स का रोल थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा अगेन होता वो भी डिपेंड करता है कि हम लोग कब खेल रहे हैं। अगर हम दिसंबर जनवरी में खेल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी कंडीशंस थोड़ी सी फास्ट बॉलर को हेल्पफुल होती है। तो मुझे ऐसे लगता है हर कंट्री का जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, उसके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। हमारे चैलेंजेस अलग है, उनके चैलेंजेस अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि उनका क्रिकेट इजी है या हमारा क्रिकेट इजी है। हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल वसीम जी आपने तमाम अंतर को बताया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने मुंबई क्रिकेट को काफी करीब से देखा है। स्कूली लेवल से लेकर मैदान पर जाकर आपने जिस प्रकार से मुंबई क्रिकेट को देखा है, हाल फिलहाल बहुत बदलाव आया है भारतीय क्रिकेट में। हमने रणजी ट्रॉफी की यदि बात कहें तो पहले मुंबई की टीम वन साइड जीता करती थी घरेलू मैचों को। अब परिवर्तन आया है। तमिलनाडु की टीम हो, कर्नाटक की टीम हो, विदर्भ की टीम हो, हम्म। सौराष्ट्र की टीम हो, ये सभी टीमें काफी अच्छा कर रही है। तो मुंबई क्रिकेट में ऐसा कौन से बदलाव की आवश्यकता है कि अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद आज हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे? जी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को है ना, प्रायोरिटी देना चाहिए क्रिकेट को। मुझे ऐसा लगता है जी थोड़ा टाइम के साथ मुंबई क्रिकेट को भी चेंज होना पड़ेगा। हम लोगों को अगर फिर से ट्रॉफीज जीतनी है, और हमको फिर से अगर स्ट्रांग बनना है, तो हम लोगों को जो जी टीमें कर रही है उनके एक स्टेप आगे होना चाहिए। हमारा क्लब जी क्रिकेट और बेटर होना चाहिए। कॉर्पोरेट क्रिकेट को मुझे लगता है थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो टाइम शील्ड होती थी रणजी ट्रॉफी के पहले, अब वो नहीं होती है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको वो उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। इवेंचुअली जो टाइम शील्ड जी होती है वो अभी मार्च या अप्रैल में होती है, जहाँ पे जी ऑलमोस्ट जी सीजन खत्म हो गया होता है, सारे प्लेयर्स आईपीएल के लिए चले गए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। क्लब क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि लीग बेसिस पे होना चाहिए। मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ, नॉकआउट बेसिस पे अगर टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो जो कि चल रहा है, तो बहुत सारे यंग प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता है। अगर उनकी टीमें हार जाती हैं, तो वो घर ही पे बैठे रहते हैं 2-3 हफ्ते। और साइड बाय साइड जी रणजी ट्रॉफी चल रही होती है, तो उनको परफॉर्मेंस करने के लिए मौका नहीं मिलता। टाइम शील्ड नहीं होती है शुरू में,
तो उनको मौका नहीं मिलता है जो 3-3 दिन के मैचेस होते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन बहुत फेयर होने चाहिए। कोचेस हैज टू बी अपॉइंटेड विद द राइट क्वालिटीज, क्योंकि मुंबई क्रिकेट जब जहां तक मैं देखता हूँ एक कैप्टन और एक कोच का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर कैप्टन ऐसे होना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रांग है, या तो कोच ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज मुंबई में इतने दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, उनको कंट्रोल करना जी थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक तरह से उनको डायरेक्शन देना। जी तो जी वो जी चीज थोड़ा सा मुझे लगता है देखना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई क्रिकेट को फिर से बैक ऑन ट्रैक आना की जरूरत है। 2 बार लगातार हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज। जी मुंबई की इतनी स्ट्रांग टीम होने के बावजूद, हालांकि उसके 2 साल जी पहले 2 फाइनल हम लोग खेले, एक जीते एक हारे, और उसके 2 साल जी के बाद में हम लोग दोनों ही साल क्वालिफाई नहीं हो सके। तो जी मुंबई टीम इतनी बुरी नहीं है जितना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जी जो लोग मैटर करते हैं एसोसिएशन में, आई थिंक उनको थोड़ा क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। आपके चाहने वालों में से एक सवाल और ले लेते हैं। सागर शर्मा कह रहे हैं, आपके टेस्ट क्रिकेट में यादगार पल कौन सा है वसीम जी? आई थिंक जो डबल 100 मैंने बनाया पाकिस्तान के सामने, वो ऑब्वियसली बहुत एज अ पर्सनल माइलस्टोन में मैं बोलूंगा कि वो बहुत मेरे क्लोज टू द हार्ट है। बट विनिंग, आई थिंक विनिंग इन इन वेस्ट इंडीज, जो सीरीज हमने 31 ईयर्स के बाद में जीती वहां जाके। एक हम जी लोगों ने इंग्लैंड में जीती थी सीरीज 25 साल, मेरे ख्याल से 1986 के बाद में हम लोगों ने 2007 में जाके जीती। तो वो दो जी सीरीज विन अवे फ्रॉम होम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, वो जो इंडियन टीम की जर्नी रही है। जी जी। अब वसीम जी, एक सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिकेट के मैदान पर आपका अच्छा दोस्त कौन रहा है? नहीं, सारे ही अच्छे दोस्त है, दुश्मन तो कुछ भी नहीं है, सारे ही अच्छे दोस्त है एक्चुअली। बहुत सारे लोग रहे हैं, राइट फ्रॉम अमोल मुजुमदार टू संतोष सक्सेना, अजिंक्य रहाणे, तो बहुत सारे दोस्त जी रहे, विनायक सामंत, तो बहुत सारे दोस्त रहे। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी वो है। तो सारे ही अच्छे दोस्त हैं। आई मीन जो भी मेरे सामने आता है, और जनरली मेरा नेचर ऐसा है कि आई गेट अलोंग विथ मोस्ट ऑफ देम। तो सारे ही अच्छे जी दोस्त जी हैं, टू बी ऑनेस्ट, किसी से वो नहीं। जी जी जी। आपकी सादगी, आपका प्रेम और आपका जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी है, सभी आपके चाहने वाले हैं। अब यदि वसीम जी आपसे बात कहें भारतीय क्रिकेट की आने वाली जो जनरेशन है, अंडर 19 का विश्व कप हमने देखा, तो अंडर 19 के टीम जिस प्रकार से भारतीय टीम है, उसमें कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं? आई थिंक जो थोड़े बहुत मैचेस मैंने देखे थे वर्ल्ड कप के, उसमें तो ऑब्वियसली जी यशस्वी जायसवाल मुझे लगे बहुत अच्छे। मैं उनको जानता भी हूँ, कभी कभी उनको देता रहता हूँ एडवाइस। वो मेरे काफी अच्छे जानने में है। ज्वाला सिंह मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो जी यशस्वी और मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टैंड आउट प्लेयर है। और ही कुड बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। वो मुझे बहुत अच्छे लगे। प्रियम गर्ग, अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत इतना खास वर्ल्ड कप नहीं गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो भी। दिव्यांश सक्सेना, उन्होंने कुछ पारियां अच्छी खेली, मैं देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया। रवि बिश्नोई एक प्लेयर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बॉलिंग किया था वर्ल्ड कप में, मैंने उनको पहली बार बहुत देखा था। कार्तिक त्यागी एक फास्ट बॉलर, वो मुझे काफी इम्प्रेस किए। कंटिन्यूसली ही वाज बॉलिंग क्लोज टू 140। तो ये सारे प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सही डायरेक्शन में चलते रहे, तो दे जी कुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। जी जी। ये तो हो गई अंडर 19 के युवाओं की। अब हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेट की, जो काफी अच्छी तरह से अब विश्व पटल पर आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, अच्छा लग रहा है देख के। वुमेन्स क्रिकेट को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है खेलने का। उनके काफी सारे मैचेस लाइव होते हैं, आईपीएल उनकी होती है। बहुत सारे हमारे जी इंडियन प्लेयर्स जाके बाहर की लीग भी खेलते हैं, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिग बैश। जी तो बहुत अच्छा लगता है। 4-5 ऐसे प्लेयर हैं, स्मृति मंदाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, मिताली राज, ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। तो जी ये देख के अच्छा लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट भी इतना स्ट्रांग होता चला जा रहा है, वुमेन्स को इतना बढ़ावा मिल रहा है।
तो आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग, और होना भी चाहिए। 2 बार हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल हर्डल क्रॉस नहीं कर पाए, बट आई थिंक हमारा जो गेम है विमेंस क्रिकेट का वो राइट ट्रैक पे है, एंड होपफुली और महिलाएं आगे बढ़ेंगी और महिलाएं क्रिकेट खेलेंगी, और इवेंचुअली हम लोग जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है या मे बी इंग्लैंड की टीम है, हम लोग भी उन्हीं के साथ बराबरी पे होंगे। जी जी जी। भारतीय क्रिकेट चाहे अंडर 19 हो, महिलाओं की हो, सभी अच्छा करें, यही हम सबकी दुआएं होंगी। वसीम जी, आपको हमने एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में देखा है, बहुत ही लंबा करियर रहा है आपका घरेलू क्रिकेट में। यदि हम बात कहें, अब जबकि आपने संन्यास ले लिया है क्रिकेट के मैदान से, तब आप अब आप कौन सी भूमिका में अपने आप को देखना चाहेंगे? क्रिकेट से ऑब्वियसली जुड़े रहना चाहेंगे विदाउट डाउट, चाहे वो कमेंट्री हो चाहे वो कोचिंग हो। यू नो जी कमेंट्री में आप शायद इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते जितना आप कोचिंग में कर सकते जी हो, तो कोचिंग ऑब्वियसली मैं कर ही रहा हूँ। मैं किंग्स 11 का बैटिंग कोच हूँ। बांग्लादेश में जाके जी मैंने थोड़ी बहुत कोचिंग की, उनके अंडर 19 को, उनके एकेडमी को। जी तो कोचिंग एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मेरा पैशन है, जहाँ मैं यंगस्टर्स जी को हेल्प कर सकता हूँ, उनको जो जितना मैंने एक्सपीरियंस कमाया है वो नॉलेज उनको दे जी सकता हूँ, या कोई टीम को हेल्प कर जी सकता हूँ कि कि उनको मोल्ड करने में, उनको बेटर बनाने में। तो एनीथिंग जो क्रिकेट से इन्वॉल्व है, मुझे लगता है मुझे खुशी देगी। दैट इज वन ऑफ द जी थिंग। अगर आप खेल नहीं रहे हो बट स्टिल आप क्रिकेट से जुड़े हुए हो, तो दैट इज ऑल आई वांट कि मैं क्रिकेट से जुड़ा रहूं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं यंगस्टर्स को या प्लेयर्स को हेल्प कर सकूं। जी जी। वसीम जी, जिस प्रकार से हमने राहुल द्रविड़ को देखा, अंडर 23 टीम हो या अंडर 19 टीम हो, युवाओं को उन्होंने काफी बेहतरीन अंदाज में प्रशिक्षित किया, कोचिंग काफी अच्छी दी उन्होंने। आने वाले समय में आप भी भारतीय क्रिकेटरों को उसी प्रकार से अभ्यास कराएं, कोचिंग कराएं, प्रशिक्षण कराएं, यही हम सब चाहने वालों की दुआ होगी। अब आपसे जाते जाते, इस कोरोना के जो संकट काल चल रहा है, उस समय युवाओं को, युवा खिलाड़ियों को किस प्रकार से आप एक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक आई होप कि ये जल्दी से जल्दी बीमारी खत्म हो जाए। मेरा तो यही दुआ है और यही प्रार्थना है कि जितने जल्दी खत्म हो जाए, ना ही सिर्फ इंडिया से बट सारे विश्व से, और फिर से जी नॉर्मल लाइफ लोगों की स्टार्ट हो। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है पढ़ के कि मतलब खास करके जो गरीब लोग हैं उनको इतना अफेक्ट होता है, क्योंकि जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को अफेक्ट होता है। जो वेल ऑफ जी लोग हैं ऑब्वियसली वो तो मैनेज कर पाते हैं, बट इवेंचुअली मुझे ऐसा जी लगता है कि वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी इतनी नीचे आ गई है, 3 महीने से बिल्कुल ही कारोबार ठप है, सारे लोग घर ही में बैठे हुए हैं। तो आई होप कि ये सभी जगह से ये वायरस खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। जी युवा खिलाड़ियों को यही मैं संदेश दूंगा कि मतलब कि घर में बैठ के मतलब ऑब्वियसली आप कोशिश करिए कि जो भी आप करते हो, बैट्समैन हो तो आप ड्रिल करने की कोशिश करो, फिटनेस इंप्रूव करने की कोशिश करो, जो भी आप घर बैठे कर सकते जी हो। काफी लोग ऑनलाइन आपको कोचिंग देते हैं या मैसेज देते हैं, और आपके पास बहुत सारे माध्यम है, यूट्यूब में आप बहुत कुछ देख सकते हो। बॉलर हो तो आप बॉलर के अकॉर्डिंगली अगर आप ड्रिल कर सकते हो, अपना जी फोकस इंप्रूव करने के लिए कुछ अगर आप कर सकते हो, तो ट्राई एंड खाली बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने गेम के बारे में सोचते रहो कि भाई आप कैसे और बेटर हो, ताकि जी जब जब क्रिकेट शुरू हो तो आप थोड़ा तो तैयार हो। आप जी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अगर कुछ ही नहीं कर रहे हो तो यू विल बी लॉट रस्टी। तो आप कुछ ना कुछ, आपको फिटनेस तो स्पेशली आपको मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आप जब गेम शुरू हो तो आप तैयार हो खेलने के लिए। जी जी। वसीम जी, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, और आपका आने वाला जीवन भारतीय क्रिकेट के लिए आप एक बहुत बड़ी देन दे दे युवाओं के लिए। इन्हीं इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू राजेश, मुझे शो पर रखने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय